Good morning, all of you. This is your class of electricity and magnetism. We are doing chapter 2nd, electric field and Gauss law. So, in the previous lecture, we discussed Gauss theorem of electrostatics, which is one of the most important topics of this chapter. So, today we are going to discuss applications of Gauss theorem. ठीक है, अब अगर थ्योरम हमने डिवाइस की है सो थ्योरम हैज टू हैव some sort of applications. ठीक है, so now let's study what are those applications. So application study करने से पहले let's read what is written here, that Gauss theorem, it can be used in number of cases where it is difficult to find electric field using Coulomb's law. So ये एक important line है which tells you the importance or significance of Gauss theorem, कि वो cases जहां पर हम just by using Coulomb's law electric field नहीं find कर सकते, वहां पर if we want to find electric field we make use of this theorem. ठीक है, कई जगह तो we know कि हम what is our Coulomb's law, हमें फोर्स पता है तो हम क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर फोर्स निकाल लेंगे एंड देन हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं बाय डिवाइडिंग इट बाय क्यू. ओके, तो बट हर जगह पॉसिबल नहीं है कि हम सिर्फ कूलम्स लॉ यूज करके हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें. इट इज नॉट पॉसिबल. सो देयर गॉस थ्योरम हेल्प अस. और वो कहाँ हेल्प करेगी? इफ वी आर एबल टू एनक्लोज अ गिवन चार्ज सुटेबली इन अ एनक्लोज सरफेस. अगर कोई क्लोज्ड, ठीक है ना, क्लोज्ड कोई एक ऐसा सरफेस, ओपन नहीं, जैसे आपके बोल्स होते हैं, ठीक है, जो हम बोल्स हैं उनमें हम खाना डालते हैं, कटोरीज होती हैं जो घर में, वो ओपन सरफेस है, वो बंद नहीं है. ठीक है, बट अगर आप उसकी लिड लगा दो तो वो एक क्लोज सरफेस बन गया, क्योंकि उस क्लोज सरफेस के अंदर वी कैन कीप समथिंग, वी कैन स्टोर समथिंग. तो हमें हमेशा वो सरफेसेस चूज करने हैं जो कि क्लोज्ड हो, और क्लोज्ड होने के कारण वो एनक्लोज कर सके चार्ज को. सो एनक्लोज कौन कर सकता है? जो खुद पूरा क्लोज हो. ठीक है, क्योंकि अगर कटोरी ले लो आप उसमें अगर पानी डाल के रख दो, आफ्टर फ्यू डेज व्हाट विल हैपन? द वाटर विल इवेपोरेट, इट विल नॉट बी देयर. ठीक है, तो बट अगर उसी कटोरी के ऊपर एक लिड लगी होती देन वाटर वुड हैव स्टेड. सो वी वांट क्लोज सरफेसेस जो कि चार्ज को enclose कर सके, स्टोर कर सके. So if we are able to have such kind of closed surface which can store some charge, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इजीली फाइंड कर सकते हैं. और ऐसे सर्फेसेस को वी कॉल गॉसियन सरफेस. ठीक है, सो गॉस थ्योरम कौन से सर्फेसेस यूज करती है? गॉसियन सरफेस. सो फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट. किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इट विल हेल्प अस. तो हमने अब क्या किया, ये हमारा चार्ज है और ये कौन सा चार्ज है? सोर्स चार्ज. और यहां हमने पी पर, पॉइंट पी पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी. अब हो सकता है ये तो सरफेस में आपने कहीं भी कोई चार्ज प्रेजेंट है और आप किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फील्ड निकालना चाहते हो, बट इट्स नॉट पॉसिबल. बेटर क्या रहेगा कि उस उस पॉइंट पे जहां यू वांट टू फाइंड फील्ड, आप एक सरफेस इमेजिन करो. तो एक्चुअली में यहाँ कोई सरफेस था नहीं, ये हमारा इमेजिनरी सरफेस है. ये हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया. हमें सिर्फ पता है कि Q कहाँ है, Q इज एट O एंड वी वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P. बस इतना पता है. ये जो स्फेयर आप देख रहे हो, ये जो सर्कल आप देख रहे हो, ये हमने खुद ड्रॉ किया है, वैसा कोई सरफेस नहीं था. सो दिस इज योर गॉसियन सरफेस, क्योंकि दिस वुड हेल्प अस टू फाइंड आवर वैल्यू. कैसे? अब हमने क्या किया कि ये जो OP का डिस्टेंस है वो हमने R ले लिया और हमने एक स्फेयर बना लिया. तो स्फेयर का रेडियस वही R बन गया. तो जो O और P के बीच में डिस्टेंस था वो इस स्फेयर का रेडियस बन गया. और अब अगेन अगर हमारे पास एक एंटायर क्वांटिटी है, हम कभी भी एंटायर क्वांटिटी के लिए सॉल्व नहीं करते. व्हाट वी डू, वी पिक अ स्मॉल एलिमेंट, सॉल्व फॉर इट, एंड देन बाय यूजिंग इंटीग्रेशन एंड पुटिंग दी लोअर एंड अपर लिमिट्स हम अपनी फाइनल वैल्यू निकालते हैं.
सो यहाँ पर भी हमने एक ds, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो छोटा सा कर्व है, दिस इज योर स्मॉल एरिया एलिमेंट। तो अब हमने सॉल्व करना है। तो अब आप देखो कि यहाँ पे पॉइंट P पे निकालना है एंड Q इज ए पॉजिटिव चार्ज। सपोज तो यूजली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव चार्ज से कैसे निकलती है? आउटवर्ड्स। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड्स होती हैं, अगर नेगेटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड्स होती हैं। तो आउटवर्ड जा रही है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे चलेगी। अब आप देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और जो रेडियस है, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है। ठीक है, और ये जो आपका ds है, दिस इज आल्सो इन सेम डायरेक्शन। So because this area vector and this electric field vector they are in same direction, तो थीटा क्या हो गया? 0 डिग्री। अब गॉस थ्योरम क्या कहती है? सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हम जो स्टेटमेंट को हर बार नहीं यूज करेंगे, हम सीधा उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज करेंगे। सो ये यहाँ पर हमने देखा। अब बट वी नो कि E और ds का जो एंगल है वो क्या है? 0। तो ई डी एस कॉस थीटा होता है, डॉट प्रोडक्ट जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है? ई डी एस कॉस थीटा। कॉस इज 0 डिग्री और कॉस 0 कितना होता है? 1। तो ये आ गया ई डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो ई है विदाउट एन एरो, ये क्या है? मैग्नीट्यूड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है हर जगह, तो कांस्टेंट टर्म को हम हमेशा इंटेग्रल से बाहर लिख सकते हैं। और अब इंटेग्रल में हमारे पास ds है, एंड जब आपके पास ds हो विद इन द इंटेग्रल तो आपके पास वैल्यू क्या आती है? 4πr²। अब आपको ये हमेशा याद रखना है, whenever you have surface and you are finding surface integral, तो वो हमेशा क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, वो आ गया 4πr²। सो E 4πr² इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो E क्या हो गया? Q अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r², जो कि एक बेसिक फॉर्मूला है। कूलम लॉ से भी हम ये निकाल सकते हैं। तो अब आप देख लो कि दिस एग्जैक्टली मैच विद कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में जो फोर्स का फॉर्मूला है उससे भी अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो तो यही आएगा। और अब यहाँ पर हमने गॉस थ्योरम यूज की और वी आर फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, मतलब अभी कुछ नहीं पता पॉइंट कहाँ है, कहीं भी है, तो इन जनरल हम गॉस थ्योरम को यूज करके भी वही फॉर्मूला फाइंड करते हैं जो कूलम लॉ से आता है। सो इट मीन्स कि गॉस थ्योरम इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू कूलम्स लॉ बिकॉज वी आर गेटिंग द सेम फॉर्मूला। अब क्या करते हैं? डेरिवेशन निकालते हैं कूलम्स लॉ की। तो हमें पता है कि फोर्स इज क्यू नॉट ई, और क्यू नॉट को अगर आप ई से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका बन गया कूलम्स लॉ। ओके, पर अब ये ई हमने कहां से फाइंड किया? गॉस थ्योरम से। तो मतलब गॉस थ्योरम से भी हम कूलम्स लॉ फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हमने पढ़ा था कि जो चार्जेस हैं वो किसी लाइन पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, किसी सरफेस पे भी और किसी वॉल्यूम पे भी। इफ दे आर प्रेजेंट ऑन अ लाइन वी कॉल देम लाइन चार्ज डेंसिटी, if they are present on surface we call them surface charge density, and if the charges are present in a volume then we call it volume charge density। तो यहाँ पर है लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि एक लाइन पर चार्जेस प्रेजेंट है। और आप यहाँ पर देखो ये वो लाइन है। ठीक है, दिस इज द लाइन जहां पर चार्जेस प्रेजेंट है, और चार्जेस भी कौन से? पॉजिटिव चार्जेस। तो अब जैसे भी ये प्रीवियस था, इसमें क्या था? सिर्फ हमारे पास Q और पॉइंट P था। ये जो स्फेयर है ये हमने खुद बनाया। दिस इज अवर गॉसियन सरफेस बिकॉज इट विल हेल्प अस टू फाइंड द फॉर्मूला। सिमिलरली ये जो नेक्स्ट केस है, हमारे पास सिर्फ ये लाइन अवेलेबल है। All we know is that there is a line and charges are present on this line, बस। लेकिन ये जो सिलेंडर है ये हमने खुद बनाया है जस्ट टू फाइंड द आंसर, फाइंड द सॉल्यूशन। तो ये मत समझ लेना कि आपके पास ऑलरेडी एक सिलेंडर था और सिलेंडर के बीच में चार्जेस प्रेजेंट हैं मिडल लाइन में। नो, वी हैव ओनली ए लाइन on which charges are present, but to solve the value, to actually find the electric field,
हमें कुछ ना कुछ सरफेस चाहिए। तो एक लाइन के लिए स्फेयर विल नॉट बी यूजफुल बिकॉज लाइन तो कंटिन्यूअस है। तो उसके लिए हमने क्या बना दिया, सरफेस सिलेंड्रिकल बना दिया। और सरफेस हम कुछ भी बना सकते हैं, दैट इज टोटली ए यूजर्स चॉइस। तो यहां पर हमने सिलेंडर खुद ड्रॉ कर दिया, तो ये भी आपका गॉसियन सरफेस है। तो हमने क्या किया इसमें, सो वी हैव अ लाइन चार्ज डेंसिटी जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, एंड लेट पी बी द पॉइंट एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द लाइन चार्ज वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू बी इवैल्यूएटेड। तो हमेशा हम एक पॉइंट पी ले लेते हैं, यहां पर ये पॉइंट पी है, ये आपकी लाइन चार्ज डेंसिटी है, यहाँ पे पॉइंट पी है, बस हमें इतना ही पता है। और इस पॉइंट पी पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, एंड दिस पी इज एट डिस्टेंस आर। ऑब्वियसली अगेन चार्जेस आर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्जेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड निकलती हैं। तो ये जो आपका ई है ये आउटवर्ड्स है। ओके, तो हमने एक सिलेंडर बना लिया। सिलेंडर का रेडियस वही है जो डिस्टेंस है। रिमेंबर लास्ट टॉपिक में क्या था, स्फेयर बनाया था, बट स्फेयर का रेडियस क्या था, यहां पर भी जो हमने रेडियस लिया था स्फेयर का वो वही डिस्टेंस था जो पॉइंट ओ और पी के बीच में था। ओ जहां पर चार्ज प्रेजेंट है और पी जहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी। ठीक है, सो इट मींस आप कोई भी सरफेस बनाओगे, पहली बात तो जो सरफेस है वो सिमेट्रिकल होना चाहिए, क्योंकि अगर हमने खुद ही इरेगुलर सरफेस बना दिया तो दैट विल नॉट हेल्प। ये जो भी थ्योरम्स है ये रेगुलर सरफेसेस सिमेट्रिकल सरफेसेस पे अप्लाई होती है। तो स्फेयर सिमेट्रिकल है। सिमिलरली अब यहाँ पर सिलेंडर है तो ये भी सिमेट्रिकल, बट सिलेंडर का जो रेडियस है वो क्या है, सेम जो डिस्टेंस है बिटवीन चार्ज एंड द पॉइंट पी वेयर वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। और लेंथ हमने यहाँ पर एल ले ली इसकी गॉसियन सरफेस की या कह लो सिलेंडर की। तो अब गॉस थ्योरम सेम फॉर्मूला, इफ, और यहां पर हमने क्यू क्या कह रहे हैं, दिस इज द चार्ज एनक्लोज्ड। ठीक है, रिमेंबर कि ये जो गॉसियन सरफेस है ये वो क्लोज्ड सरफेस है विच एनक्लोजेस सम चार्ज विच स्टोर्स, जो कि कैप्चर करता है चार्ज को। तो हमने कह दिया कि जो क्यू हम बात कर रहे हैं, दिस क्यू इज द चार्ज एनक्लोज्ड इन इट। अब ये फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं, लैम्डा इज क्यू बाय एल, सो क्यू इज लैम्डा एल। तो यहां पर हम क्यू की जगह लैम्डा एल सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। अब ये जो सिलेंडर है इसके तीन सरफेस हैं, क्योंकि हम सरफेस इंटेग्रल निकाल रहे हैं तो हर बात सरफेस की टर्म्स में होगी। अब इस सिलेंडर के तीन सरफेस कौन से हैं, सो फर्स्ट सरफेस इज दिस अपर बेस S1। तो S1 हो गया फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस S2, ठीक है, यानी कि बॉटम ऑफ सिलेंडर हो गया आपका सेकंड सरफेस। और थर्ड सरफेस क्या है, सो हियर थर्ड सरफेस जो है वो है ये कर्व्ड पोर्शन ऑफ सिलेंडर। सो फर्स्ट सरफेस, तो इन्हीं से इन तीनों सरफेस से सिलेंडर बना है, यह हमारा गॉसियन सरफेस है। फर्स्ट इज द टॉप, सेकंड सरफेस इज द बॉटम ऑफ सिलेंडर एंड थर्ड सरफेस इज द ये जो कर्व द बॉडी या साइड ऑफ द सिलेंडर होती है। सो वी हैव थ्री सर्फेसेस इन दिस सिलेंडर। अब जो सरफेस S1 है और S2 है दे आर परपेंडिकुलर टू E, बिकॉज अल्टीमेटली यू कैन सी हियर हमारा फॉर्मूला क्या है, E डॉट ds, and what does this E dot ds means, this is a scalar product between two vector, तो इसका मतलब है E ds cos थीटा। तो सब कुछ डिपेंड कर रहा है इस cos थीटा पे। जैसे आपका एंगल चेंज होगा योर वैल्यू विल चेंज। तो अब यहां पर अगर आप देखो तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल, और जो आपका ये सरफेस S1 है, सरफेस S1, ये सरफेस किस डायरेक्शन में है, अपवर्ड्स। जो सरफेस S2 है ये किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड्स। तो हो गया ये भी S1 भी परपेंडिकुलर और S2 भी परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है आपकी हॉरिजॉन्टली, तो ये दोनों आपके परपेंडिकुलर हो गए, ये दोनों सरफेस एलिमेंट। क्यों,
अब आप ये कह रहे होगे कि सरफेस तो S2 है, तो और E भी तो इसी सरफेस पे लाई कर रहा है, सो हाउ कैन दिस बी परपेंडिकुलर? सो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हम कोई एरिया वेक्टर लेते हैं, ये एरिया वेक्टर के लिए ही मैं स्पेशली कह रही हूँ। सपोज दिस इज योर एरिया, ठीक है, जो कि है हमारा ds। तो एरिया ds मतलब इट इज ए न्यूमेरिकल वैल्यू, कुछ नंबर है। बट अगर हमने इस एरिया का वेक्टर निकालना है, तो वेक्टर हमेशा किधर होता है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो ये है आपका एरिया वेक्टर। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आपके पास कोई एरिया है या जब भी आपके पास कोई सरफेस है, तो उस सरफेस का सरफेस वेक्टर या उस एरिया का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। तो अगर S1 सरफेस आपका ये है, तो इसका वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, और अगर S2 सरफेस ये है, तो इसका वेक्टर ऑब्वियसली परपेंडिकुलर होगा। और E आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सो दैट मींस बोथ S1 एंड S2 आर परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का क्या मतलब है? व्हाट इज द एंगल इफ समथिंग इज परपेंडिकुलर? दिस implies your theta is 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री कितना होता है? इट्स 0। तो यानी कि अगर हम सरफेस S1 और S2 के लिए EDS cos थीटा निकालेंगे, तो आंसर क्या आएगा? 0, क्योंकि थीटा में हमें 90 डिग्री पुट करना पड़ेगा एंड cos 90 गिव्स अस 0। सो पहले हमने इस कंप्लीट सरफेस का जो हमने ये E डॉट ds निकालना है, उसको स्प्लिट कर दिया, सरफेस S1 प्लस सरफेस S2 प्लस सरफेस S3। सरफेस S1 और S2 में थीटा है 90 डिग्री, और सरफेस S3 जो है दैट इज इन द सेम डायरेक्शन, क्योंकि जो सरफेस है आपका, अब आप देखो यहाँ पर सरफेस S3 जो है वो एक कर्व है, तो इसका वेक्टर किधर होगा? इसका वेक्टर इस डायरेक्शन में ही होगा। ओके, so here both the area vector of surface S3 and electric field, they are in same direction. Same direction means cos 0 degree, and what is cos 0 degree? 1. So ये हमें देगा 0, ये भी 0, but इसमें हमें वैल्यू मिल जाएगी EDS, so 0 plus 0 plus EDS। So इसका मतलब E डॉट ds आ गया EDS, एंड अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, तो E बाहर। अब अगेन हमने सरफेस इंटीग्रल निकालना है इस एरिया का, बट अब हमारे पास सरफेस कैसा है? सिलेंडर। जब यहाँ पर स्फेयर था, तो हमने एरिया, ये बेसिकली आप लोगे एरिया ऑफ द सरफेस। यहां पर सरफेस कौन सा है? यहां पर वी हैव स्फेयर, तो स्फेयर का जो एरिया होता है दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसलिए आपका आंसर आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। अब नेक्स्ट केस में हमारे पास सरफेस क्या है? इट इज सिलेंडर। तो अब जब हम इसका एरिया या इसके जो सरफेस का इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल निकालेंगे, तो वो क्या होगा? दैट वुड बी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो आपको वो सारे फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। वो क्या होता है? 2 पाई आर एल, वेयर आर इज द रेडियस एंड एल इज द लेंथ ऑफ सिलेंडर। तो अब क्योंकि आपका सरफेस सिलेंडर है, तो यहां पर ds की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई आर एल, विच इज एरिया ऑफ सिलेंडर। अब हम लिख सकते हैं E डॉट ds इज, ये तो हमने बेसिकली दिस इज व्हाट Q, तो E डॉट ds इज Q बाय एप्सिलॉन नॉट, Q को हमने लिख दिया लैम्डा एल, और फर्दर हमें E डॉट ds से क्या मिल गया? E इंटू 2 पाई आर एल, so E 2 pi RL is lambda L upon epsilon naught, so E comes out to be lambda upon 2 pi R epsilon naught। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई लाइन है और उस पे चार्जेस प्रेजेंट है, और आपके पास कोई भी एक पॉइंट है P, और उस पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, यू विल यूज दिस फॉर्मूला। और R क्या होगा? दैट वुड बी द डिस्टेंस बिटवीन दोज लाइन चार्जेस एंड द पॉइंट।
नेक्स्ट केस आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू स्फेरिकल शेल, यानी कि अब हमारा सरफेस कैसा है, इट इज ए स्फेरिकल शेल। तो स्फेयर और स्फेरिकल शेल में क्या डिफरेंस है, या कह लो सॉलिड स्फेयर और स्फेरिकल शेल में। सॉलिड स्फेयर स्फेयर होता है बट उसके अंदर कोई हॉलो स्पेस नहीं होती, इट्स कंप्लीटली फिल्ड, इट इज सॉलिड। बट जो स्फेरिकल शेल है, इट्स सिंपली ए शेल, ठीक है। तो वो हम एक शेल तो बना लेते हैं बट वो अंदर से एम्प्टी होती है, ठीक है। जैसे प्लास्टिक बॉल्स हैं, तो प्लास्टिक बॉल्स में बस एक कवर कवर ही है, और अगर आप उसमें प्रिक करके देखो तो अंदर से वो एम्प्टी होती है, अंदर से हॉलो होती है, ठीक है। सो समथिंग विच लुक्स लाइक अ स्फेयर बट इज हॉलो फ्रॉम इनसाइड, वी कॉल इट स्फेरिकल शेल। तो अब हमारे पास क्या केस है, फर्स्ट केस, तो स्फेरिकल शेल में हमारे पास 3 केसेस हैं। केस 1 हम ले रहे हैं कि तो यहां पर जो चार्ज है वो स्फेरिकल शेल पे है, ओके। ये देखो, ये आपकी स्फेरिकल शेल जो है, ये आपकी ओरिजिनल स्फेरिकल शेल है, ठीक है। यानी जैसे लास्ट केस में हमारे पास लाइन थी, लाइन पे एक्चुअली चार्जेस प्रेजेंट थे, अब क्या है, अब स्फेरिकल शेल में चार्जेस प्रेजेंट है। तो ये आपके पास एक्चुअली में है, लेकिन अब हमें एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करना है, तो हमने उसके बाहर एक सरफेस कंसीडर कर दिया। क्यों, क्योंकि अभी हमारा जो फर्स्ट केस है वो क्या है कि पॉइंट P लाइज आउटसाइड द स्फेरिकल शेल एट डिस्टेंस r। तो इसका फर्स्ट केस है कि हमने पॉइंट P जिसपे की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, दैट इज एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर। तो आपका ये जो स्फेरिकल शेल है इसका सेंटर है O, एंड दिस P इज एट डिस्टेंस r फ्रॉम इट। तो O और P के बीच में डिस्टेंस है r, ठीक है। तो अब अगेन हमें E डॉट ds निकालना है, लेकिन अब इसमें आप देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और जो सरफेस एरिया वेक्टर है वो फिर से सेम डायरेक्शन में, क्योंकि ये केस भी तो स्फेयर वाला केस ही है अल्टीमेटली, चाहे हॉलो है इनसाइड से बट इट लुक्स लाइक अ स्फेयर। और ये अगर आपका सरफेस है तो इसका जो वेक्टर होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर। और वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन कैसी है, हॉरिजॉन्टल, और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। सो E and ds they are in same direction. So if they are in same direction, so that means your cos is 0 degree. तो गॉस थ्योरम कहती है E डॉट ds is q by epsilon naught। तो E डॉट ds से हमें क्या मिल गया, सिंपली E ds। अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, तो हम उसको बाहर लिख देंगे इंटेग्रल से। और यहां पर अब ds जो हमारे पास सरफेस है, जो हमने सरफेस कंसीडर किया है, सी जहां पर आपका पॉइंट P होता है ना, हम उस पॉइंट P पर सरफेस जो है कंसीडर करते हैं गॉसियन सरफेस। आप देखो फर्स्ट केस में वी हैड स्फीयर, एक्चुअली में वी हैड ओनली पॉइंट O एंड पॉइंट P। तो हमने जो सरफेस है वो इस तरह बनाया कि वो पॉइंट P से पास होता हुआ जाए। यू कैन सी, ये हमने जो स्फीयर बनाया था ये पॉइंट P से पास हो रहा है। सिमिलरली जो नेक्स्ट केस था उसमें हमारे पास लाइन चार्ज डेंसिटी थी और पॉइंट P था, तो हमने सिलेंडर ऐसे बनाया कि जो सिलेंडर का जो कर्व्ड पोर्शन है वो P से क्रॉस होता हुआ जाए, ठीक है। अब हमारे पास जो केस है उसमें क्या है, वी हैव अ स्फेरिकल शेल जिसमें कि चार्जेस हैं, और जो पॉइंट P है वो उस शेल से बाहर है। तो अब जब हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो वो ऐसे बनाएंगे दैट इट पासिस थ्रू पॉइंट P, ठीक है। तो हमारे लिए सबसे इजी क्या रहा, स्फेरिकल शेल है तो हमने स्फेरिकल ही सरफेस बना दिया। तो हमारा हमारा जो गॉसियन सरफेस है वो कैसा है, स्फेरिकल। तो जब स्फेरिकल, जब स्फेयर बनाते हैं तो उस केस में उसके एरिया का इन सरफेस इंटीग्रल क्या होगा, 4πr²। अगर स्फेयर बनाया है तो 4πr² आएगा। तो E आ गया हमारे पास q/4πε0r²। और ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला ही आ गया फिर से, जो हमारे पास बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। फर्दर अगर
चार्ज डेंसिटी है, कहीं पे काफी सारे चार्जेस प्रेजेंट है, तो हम चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं। जैसे कि सिलेंडर वाले टॉपिक में हमने बोला लाइन चार्ज डेंसिटी, तो हमने लैम्डा को यूज किया। तो यहाँ पर अगर स्फेरिकल शेल के अंदर चार्जेस प्रेजेंट है, तो यानी कि वहां डेंसिटी है चार्जेस की, तो हम क्या बोलेंगे, हम टर्म यूज करेंगे अब सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। और फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन एरिया इज सिग्मा। लेकिन यहां पर एरिया किसका, स्फेयर का, और वो कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। सो Q आ गया 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा। बट रिमेंबर, ये आर जो कैपिटल आर है दैट इज डिफरेंट, और ये स्मॉल आर जो है दैट इज डिफरेंट। सो व्हाट इज कैपिटल आर, दिस इज द रेडियस ऑफ स्फेरिकल शेल। ये तो जो स्फेरिकल शेल है जिसमें कि चार्जेस प्रेजेंट हैं या चार्ज प्रेजेंट है, ये तो उसका रेडियस है। और ये स्मॉल आर क्या है, दिस इज डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड पी। ओ वो सेंटर उस शेल का जहां पर चार्ज है, और पी वो पॉइंट जहां पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। सो ऑलवेज कीप इन माइंड कि कब आपने स्मॉल आर यूज करना है, कब कैपिटल आर। तो इस Q को वी कैन सब्सटीट्यूट हियर, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी E इज इक्वल टू आर स्क्वायर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो फर्स्ट केस था कि P इज लाइंग आउटसाइड द शेल। सेकेंड केस क्या है, सेकेंड केस इज P लाइज ऑन द सरफेस ऑफ दैट स्फेरिकल शेल। तो अब P आपका यहां पर आ गया, उस स्फेरिकल शेल पे ही आ गया, यानी पहले इधर था और अब किधर आ गया। सो पहले P था आउटसाइड द शेल, बट अब है P ऑन द शेल। ठीक है, ये फर्स्ट केस है और ये सेकंड केस। तो अब P आपका शेल पर ही आ गया, तो हमें अब गॉसियन सरफेस भी हमारा वो शेल ही हो गया। तो हमें इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट द सिचुएशन इज सेम। जैसे हम पहले सॉल्व किया सारा वैसे ही सॉल्व करेंगे। ओनली डिफरेंस इज दैट योर स्मॉल आर एंड कैपिटल आर बोथ आर सेम नाउ। जो आपके शेल का रेडियस था कैपिटल आर, और जो आपका डिस्टेंस था बिटवीन ओ एंड पी, वो अब दोनों सेम हो गए, क्योंकि पी शेल के ऊपर ही आ गया। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि जो हमारा फॉर्मूला था, ये वाला फॉर्मूला ई, इसमें हमारे पास आ रहा था आर स्क्वायर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। बट सिंस नाउ स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, तो अब आप इसमें क्या कर दोगे, दोनों जगह कैपिटल आर फिल कर दोगे, तो ये दोनों कैंसिल, ये आपका कैंसिल आउट, एंड वी आर लेफ्ट विद सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज द वैल्यू इफ पॉइंट लाइज ऑन द शेल। और अब थर्ड केस क्या हो सकता है, देखो हमने केस कर लिया व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड द शेल, हमने केस कर लिया व्हेन पॉइंट इज ऑन द शेल, तो अब कौन सा केस बचा, व्हेन पॉइंट इज इनसाइड द शेल। सो अब आप देखो, अब आपकी जो शेल है वो ओरिजिनल शेल है बाहर वाली, ठीक है, और जो रेडियस है शेल का वो ये है कैपिटल आर। फाइन, बट अब हमने क्या कहा कि जो पॉइंट P है दैट लाइज इनसाइड द शेल, तो अब इनसाइड द शेल है पॉइंट P, तो हम गॉसियन सरफेस को विद इन द शेल बनाएंगे। जब पॉइंट P बाहर था तो हमने गॉसियन सरफेस कैसे बनाया था, आउटसाइड द शेल बनाया था। बट अब क्या है, अब हमारा जो पॉइंट है दैट इज विद इन द शेल, तो शेल आपकी ये बाहर वाली है, तो अब हम गॉसियन सरफेस भी विद इन द शेल बनाएंगे। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा, अब भी इस पॉइंट को इट्स बेटर आप यहां ना शो करके यहां पे शो करो, ये बुक में मिस्टेक है, पॉइंट P यहां पर है, यहां पे नहीं है। ठीक है, पॉइंट P आपका इधर है, क्योंकि जिधर पॉइंट P होता है हम उस पॉइंट P से गॉसियन सरफेस बनाते हैं।
ठीक है। एंड द केस इज दैट पॉइंट पी लाइज इनसाइड द शेल, तो वो फिर शेल पे थोड़ी होगा, इनसाइड द शेल है, और फिर जो गॉसियन सरफेस है वो उस पॉइंट पी से पास होकर जाना चाहिए। सो दैट्स वाई ये हमारा अब इनर वाला जो है सर्कल वो गॉसियन सरफेस है। तो अब हमने यहाँ फाइंड करना है वही ई डॉट डी एस निकालना है। ई डॉट डी एस इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, बट द केस इज कि कभी भी क्लोज्ड सरफेस में चार्ज स्टोर नहीं होता। ये एक रूल है आपका। Since no charge is enclosed inside the Gaussian surface, therefore electric flux through the surface is zero. तो हम अल्टीमेटली तो हम फ्लक्स की बात करते हैं कि कितना फ्लक्स है, कितना उसमें रिटेन होगा, बट द थिंग इज किसी भी क्लोज सरफेस में कभी भी जो आपका चार्ज है वो एनक्लोज नहीं होता, स्पेशली इनसाइड द गॉसियन सरफेस। सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड द शेल वो होगी जीरो, क्योंकि हमने Q को जीरो कर दिया। सो E इज जीरो, सो दिस इंप्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल इज जीरो। और ये इससे ये भी हमें याद रखना है कि कोई भी क्लोज्ड ऑब्जेक्ट होगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगी। ठीक है, इफ पॉइंट इज आउटसाइड, उस क्लोज्ड कोई भी क्लोज्ड ऑब्जेक्ट है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर तो निकलेगी, ठीक है, सरफेस पे भी होगी। तो इफ पॉइंट इज आउटसाइड तब भी यू विल गेट सम वैल्यू, इफ point P is on the surface then also you will get some value, but if point is inside तब you will not get any value, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एनी क्लोज सरफेस इज जीरो। क्लोज सरफेस के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, उसके सरफेस पे होती है, उससे बाहर मिलेगी, बट उसके अंदर कभी भी नहीं होती। ठीक है, सो इससे हमें मिल गया दैट आवर E इज जीरो। सो व्हाट डू वी हैव, हमारे पास 3 केसेस थे। फर्स्ट केस में हमें E की वैल्यू क्या मिली, जो हमारा जब पॉइंट P आउटसाइड था उस टाइम पे हमारे पास E की वैल्यू आई, ये थी फर्स्ट केस की वैल्यू, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। Q तो चार्ज है विच हैज फिक्स्ड वैल्यू, 4 पाई भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है। सो इसका मतलब वेरिएशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू आर स्क्वायर। सो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। फिर नेक्स्ट केस क्या था, जब आपका पॉइंट ऑन द सरफेस था, और यहां से भी हमें क्या मिला था, आर स्क्वायर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। सो अल्टीमेटली जो E है वो प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन आर स्क्वायर के। जब आपका पॉइंट ऑन द सरफेस था तब E का फॉर्मूला था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट मीन्स नो डिपेंडेंस ऑन आर स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूले में आर स्क्वायर आया ही नहीं, नो डिपेंडेंस ऑन आर स्क्वायर। और थर्ड केस में आपके पास E जीरो ही आ गया। तो अगर इन तीनों केसेस को हम प्लॉट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये है रीजन आपका व्हेन R इज लेस देन R, यानी कि ये जो आपका केस है इनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि योर केस 3 इज व्हेन R इज लेस देन R, दैट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द चार्ज is less than the radius of that shell. ये पर्टिकुलर केस है when point was on the shell, यानी कि R is equal to R। और जो ये फर्स्ट केस था ये क्या था, when your R is greater than R। तो अगर हमने प्लॉट बनाना है तो हम बनाएंगे E का विद रिस्पेक्ट टू R। तो ये रीजन है R लेस देन R, ये है R इक्वल टू R, और इसके बाद होगा R ग्रेटर देन R। सो व्हेन R इज इक्वल टू R तो उसमें हमें क्या वैल्यू मिली है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मीन्स नो डिपेंडेंस ऑन आर स्क्वायर, यानी कि उस केस में आपके पास कोई एक पर्टिकुलर फिक्स्ड वैल्यू मिल जाएगी विच इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
अच्छा, जब r ग्रेटर देन कैपिटल R हो जाता है तब क्या है? E is proportional to 1/r²। दैट मीन्स जैसे जैसे आपका R इंक्रीज करेगा आपका E डिक्रीज करेगा। ठीक है, वो भी बिकॉज पावर है R की। तो हमने दिखा दिया जैसे जैसे R इंक्रीज कर रहा है E हमारा डिक्रीज कर रहा है। तो हमने जो हमारा कर्व है वो इस तरह का दिखा दिया। और R लेस देन R में E क्या है? 0, तो उसके लिए कुछ भी नहीं दिखाना, नो प्लॉट। ओके, सो दिस इज हाउ वी हैड 3 केसेस, और उन 3 केसेस को वी कैन रिप्रेजेंट ऑन द ग्राफ। सो अभी हमने एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम हम कर रहे हैं, और हमने 3 टॉपिक्स डिस्कस किए आज। एक सिंपली व्हेन यू हैव अ चार्ज एंड अ पॉइंट, एक में लाइन डेंसिटी थी, लाइन चार्ज डेंसिटी, और एक में स्फेरिकल शेल में चार्ज था। ओके, तो हमने 3 टॉपिक्स कर लिए। सिमिलरली हमारे पास 3 मोर ऐसे केसेस हैं। जैसे अभी हमने स्फेरिकल शेल किया, फिर हम सॉलिड स्फेयर के लिए पढ़ेंगे, देन हम शीट के लिए पढ़ेंगे फॉर सम थिन शीट्स, या फिर बिटवीन 2 शीट्स। तो हमने हाफ कर लिया एप्लीकेशंस, हाफ वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, so that's all for today. Thank you.